अब हम जा रहे हैं आवेशों का वितरण देखने। तो आवेशों का वितरण फैलाव किस तरह से होता है वो देखेंगे। सबसे पहले आयतन आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर हो रहा हो तो इसे आयतन आवेश का वितरण कहते हैं, ठीक है ना। और ये चित्र दिया गया है जिसमें हम बता रहे हैं यहाँ पर अभी हम घनत्व की यहाँ पर बात करेंगे। ये आयतन है और इसमें क्या हो रहा है, आवेश का वितरण हो रहा है, ठीक है। जिसमें से हमने यहाँ पर एक छोटा सा आयतन लिया, छोटा सा आयतन लिया जिसमें छोटा सा आवेश होगा dq, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, छोटा सा आवेश dq होगा और इसको हम जो देख रहे हैं वो हम परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण आवेश से। और ये परीक्षण आवेश रखा है r दूरी पर। तो आयतन आवेश घनत्व निकालते हैं इससे, ठीक है। घनत्व कितना है तो वो घनत्व कैसे निकलता है, चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो प्रति एकांक जिस तरह हमने dv लिया ना, वही प्रति एकांक जो आयतन है उसमें उपस्थित जितना भी आवेश है ना, उसकी मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन घनत्व कहते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे कि माना चालक का आयतन v है, उसमें आवेश समान रूप से निरंतर वितरित है, अब पूरे में वितरित है, ठीक है ना। और यदि अल्प का आयतन dv हो तो उसे रो से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरह से निकालेंगे, आयतन हमारा है और जो dv है ना, उसमें dq भी होगा एक छोटा सा अल्प आवेश। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रो dq बटे में dv करते हैं, या है ना, इस तरह से हम इसका निकालते हैं। और या हम ये कह सकते हैं dq इज इक्वल टू में p dv, है ना। मतलब कि हम केवल आवेश को देखें तो आयतन उधर भेज देंगे तो गुणनफल में हो जाएगा। SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक होता है इसका q का क्या रहता है, कूलाम है, और बटे में क्या है हमारा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दूरी, है ना। वो दूरी क्या होती है, सॉरी आयतन, है ना। आयतन को देखना है ना, आयतन ले लो, अभी आगे और भी चीज़ देखेंगे। तो आवेश का होता है हमारा कूलाम, और जो हमारी जो दूरी है यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम में दूरी नहीं वॉल्यूम है। तो जिसमें हम तीन चीज़ों को लेते हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक हाइट भी रहती है। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और विमीय सूत्र इसका हो जाएगा m0l-3, क्योंकि वो बटे में, और a और t, a एम्पियर, क्योंकि कूलाम का क्या रहता है, कूलाम की जो रहता है वो रहता है धारा गुणा समय। तो धारा गुणा समय एम्पियर गुणा टाइम, ठीक है। तो m0l-3 at होगा इसका आयतन आवेश। अब पृष्ठीय आवेश वितरण देखेंगे। पृष्ठ पर आयतन वितरित है, जैसे कि ये है ना, इसके ये पृष्ठ पर आयतन वितरित है। तो इसको हम किस तरह से निकालते हैं कि किसी चालक के पृष्ठ पर आयतन वितरित हो, आवेश वितरित होता है तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और जहाँ पर हम किस तरह से देखो, यहाँ पर आवेश वितरित है, और जहाँ पर हम घनत्व के लिए क्या करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए हम क्या करते हैं, चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, मान लो d हमने क्या ले लिया, s ले लिया, ds, है ना, ds पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। माना किसी चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल s है, ठीक है, इसके किसी अवयव ds पर आवेश की मात्रा क्या होगी, dq हो, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा भाई, यहाँ पर वही dq बटे में ds, है ना। और इसको हम किसमें, सिग्मा से दर्शाते हैं। और इसका भी ऐसा ही मात्रा क्या होगा, कूलाम मीटर, यहाँ पर पृष्ठ है तो मीटर स्क्वायर होगा। और हमें पता है विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0l2, वहाँ पर -3 थे, यहाँ -2 होगा, और वही at। अब इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा, रेखिक आवेश वितरण, कि रेखा में किस तरह से आवेश वितरित रहता है। तो वही है, जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक पर समान रूप से निरंतर होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और जब हम घनत्व निकालेंगे तो चालक के प्रति एकांक लंबाई में, पूरी लंबाई में एकांत उपस्थित आवेश की मात्रा को ही इसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे
लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। SI मात्रक क्या है इसका, कूलाम पर मीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल लंबाई की बात है तो मीटर एक लिया हमने। अब माना L लंबाई के रैखिक चालक पर आवेश समान रूप से निरंतर वितरित है, इस चालक की DL लंबाई को अवयव पर आवेश की मात्रा dq है, तब रेखीय आवेश क्या होगा, dq बटे में dl, और जिसको हम उस तरफ ले जाके लैम्बडा dl भी बोल सकते हैं। और इसका वही विमीय सूत्र क्या होगा, SI सूत्र था कूलाम और बटे में कूलाम पर मीटर, और यहाँ पर मीटर बस किया जाएगा m0 L-1 और वही 80 रहेगा। तो इस तरह से हमने ये तीन चीज़ें देखी है। अब हम आगे देखते हैं स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर देखेंगे। सबसे पहले देखो स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, इसमें सबसे पहले अंतर नहीं सॉरी तुलना देखिए, तुलना करना, ठीक है। तो तुलना में हम समानता और जो हमारी असमानता होती है वो दोनों देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल, यह बलों के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी यह भी बलों के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो अभी हम समानताएं देख रहे हैं। यह बल निर्वात में भी लगता है, वो भी निर्वात में भी लगता है। पता है गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच में लगता है, दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है, और ये भी व्युत्क्रम होता है अपने r² के, तो ये भी व्युत्क्रम नियमों का पालन करता है, वो भी कर रहा है। यह बल जो होता है वो निर्वात में भी लग जाता है, ये भी निर्वात में भी लग जाता है ना, जैसे स्पेस और उसमें यहाँ भी देखो बिंदु आवेश जो होते हैं ना वो भी, और ये कूलाम ने दिया था और वो शायद से न्यूटन ने दिया था। यह एक संरक्षी बल होता है। संरक्षी मतलब क्या होता है कि जो पथ है ना उस पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे हम संरक्षी बल कहते हैं। यह एक केंद्रीय बल है, अर्थात यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो हमें पता है ये क्या है, केंद्रीय बल है ना, और ये मतलब कि किस पे लगता है का एक रेखा पे अनुदिश होता है, ठीक है ना, एक दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कार्यरत होता है, ठीक है। यह भी केंद्रीय बल है जो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे असमानता, अभी समानताएं होंगी। अब असमानता है, यह दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है जो प्रतिकर्षण व आकर्षण बल दोनों होते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये दो आवेशों के बीच, पर वो क्या है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है, और सदैव कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। दूसरा, इस बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, मतलब माध्यम पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण में माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, चाहे कोई सा माध्यम पर, यहाँ पर माध्यम पर निर्भर करता है आवेशों के बीच में जो भी हमारा बल लग रहा है, और माध्यम बदलते ही वैल्यूज़ भी बदल जाती है। यह प्रबल बल होता है हमारा, कौन सा, स्थिर वैद्युत बल, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दुर्बल बल होता है। तो ये हमने क्या देखा, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करी है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे हमारा 8वां लेक्चर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें पता है तीव्रता क्या होती है, उस क्षेत्र क्या होता है, पहले तो क्षेत्र वो होता है जहाँ तक उसका क्या रहता है, उसको जहाँ तक हम उसको महसूस कर सकते हैं ना, वो उसका क्षेत्र होता है किसी वस्तु का। अब यहाँ पर उसकी तीव्रता हमें निकालने की, वो जो क्षेत्र है वो कितना तीव्र है, वो कितना शक्तिशाली है, वो हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर विद्युत किसकी बात करें, आवेशों की बात करें, तो कैसे निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की उस बिंदु को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश Q0 है, और ये बहुत सूक्ष्म होता है, ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव में रहता है, तथा आवेश पर F बल का अनुभव किया जाता है। अब उसके द्वारा अनुभव किया जा रहा है, हमने ये आवेश को पता लगाने के लिए करा है, माना Q है, हमने आवेश रख रखा है, और उस पर Q0 पर मतलब कि जो हमारा ये परीक्षण आवेश है उस पर कितना बल लग रहा है उसको पता लगाने के लिए क्षेत्र को। तो वही बल तब बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E में क्या होगी, वो जो Q0 है उसका क्या होगा, F से अनुपात होगा, तो F अनुपात Q0 होगा ना। F0 पर लगने वाले बल का अनुपात होता है हमारा क्या,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अदिश रूप में अब हमने ये सदिश में लिखा, एरो हटा दो, अदिश में आ जाएगा, ठीक है। इसकी दिशा भी हम लिख सकते हैं ई नॉट करके, है ना, ऐसे आर नॉट करके, आर कैप करके, ई नॉट करके दिखा सकते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल व परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। तो वही परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाले बल के अनुपात के बराबर क्या होती है, किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और इसका सूत्र जो है E = F/Q0 है। और इसका अब मात्रक निकाले तो क्या होगा, यहाँ पर बल और Q0 जो होगा, बल क्या न्यूटन और हमारा Q क्या है, आवेश है, कूलाम। और यहाँ पर इस प्रकार विद्युत क्षेत्र का जो SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा, NC-1 ऐसे करके लिख सकते हैं। विभेद्य सूत्र क्या होगा, हमें पता है MLT-2 क्या होता है न्यूटन का, और बटे में AT हो जाएगा। और हमें पता है ऊपर जब आएगा तो T माइनस में आ जाएगा, तो MLT-3 और A-1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करी है। अब हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मान लो किसी बिंदु O पर पॉजिटिव Q आवेश रखा है, इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हमें एक पॉइंट है, मतलब एक आवेश है और उस पर बिंदु P तक हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तब कूलाम के नियम से Q0 आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, वो बल होगा F = 1/4πε0 के यहाँ पर है माध्यम का परावैद्युतांक, जिसकी मात्रा हम दी हुई होती है या मान लेते हैं हम, है ना, 1 वगैरह। तो उसके बाद Q हमें दे रखा है, Q0 हमने Q2 की जगह रखा और बटे में R²। अब यहाँ पर जब हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब हमें यहाँ पर हाँ वही विद्युत क्षेत्र पता लगाना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0 होती है। F की वैल्यू हमने यहाँ रखी, Q0 से Q0 कट जाएगा तो आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 के Q बटे में R²। और यहाँ पर E कैप या R कैप क्या होगी, इसकी दिशा होगी, हमने सदिश रूप में लिखा है। यहाँ R कैप O से P की दिशा एकांक सदिश होगी। यदि आवेश वायु निर्वात में स्थित हो तो देखो K का मान 1 दे रखा है, तो यहाँ पर 1/4πε0 Q बटे में R² हो जाएगा, ठीक है ना। सदिश रूप में बस इसके ऊपर वही यहाँ पर एकांक सदिश हो जाएगा और ऊपर वेक्टर लग जाएगा, ठीक है। तथा यहाँ जो विद्युत क्षेत्र क्या है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, दूरी के। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी परीक्षण आवेश और उसकी या किसी वस्तु की, तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अब हम देखेंगे लेक्चर 10 में। देखो भाई धन जो होता है, धन से क्या होती है, जो दिशाएं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो कैसे निकलती है, वो निकलती है अनंत की ओर। और ऋण में क्या होती है, अनंत से आती हैं ऋण की ओर। तो देखो भाई धन से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत की ओर जाती हैं और ऋण में अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं, तो ये हो जाएगा। अब देखेंगे विद्युत बल रेखाएं व विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरह से होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है। देखो क्या है, एक काल्पनिक चीज़ है हमारी विद्युत रेखा है। जो हम देखते हैं क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, क्या उसमें से रेखा निकलती नहीं ना, ये काल्पनिक वक्र है, ठीक है, जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। तो जिस पर क्या होता है, धनावेश जो होता है वो गमन करता है, कोई पृथक्कृत, है ना, अलग अलग आवेश उस पर क्या करते हैं, गमन करते हैं। जिस तरह से मैंने डायग्राम में बना रखा है इस तरह से। और ये देखो एक ही लंबवत निकल रहे हैं, धन से भी लंबवत निकल रहे, ऋण से भी लंबवत आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से समान परिमाण, दोनों समान परिमाण के हैं, दो विजातीय आवेश Q +Q और -Q। और ये एक मान लो तार सा बना रखा है जिसके हमें केवल रेखाओं से मतलब है, यहाँ अंदर आयतन में कोई रेखा नहीं जाएगी। इसका पॉइंट भी है, देखो भाई, तो गुण देखो इनके क्या होते हैं। सबसे पहला गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश में समाप्त होती है। और हमें पता है विद्युत द्विध्रुव का उल्टा होता है, वो धन से शुरू होते हैं और ऋण से शुरू होते हैं, धन में जाते हैं। यहाँ पर रेखाओं की बात हो रही जो कि कहाँ से जा रही है, जो कि धन से जा रही है ऋण की ओर में, ठीक है ना, और समाप्त होती है ऋण की ओर में।
एकल आवेश होता है, सिंगल चार्ज की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर अथवा अनंत पर समाप्त होती है। पता है जब आवेश पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है तो अनंत से शुरू हो रही है और अनंत पर समाप्त हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, अगर सिंगल हो तो अनंत से शुरू हो रही है और अनंत पे ही समाप्त हो रही है, ठीक है ना। इस तरह से बात हो रही है। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखा पे हमने कोई एक क्या खींच दी है, एक कोई क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा खींच दी है, तो वो क्या करती है, उस बिंदु पर परिणामों विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है ना, उसकी दिशा को बताती है, ठीक है ना, जो हमारी क्या है स्पर्श रेखा है। अब दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब इसी स्पर्श रेखा से ये सिद्ध होगा। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि ये दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। देखो, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ऐसा तो होता ही नहीं है भाई। दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, कोई दो दिशा नहीं बनेगी, ठीक है ना। अब जो पांचवा पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो हमें पता है कि ये कैसी होती है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, और विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के अंदर से नहीं गुजरती, अर्थात चालक के अंदर, अच्छा हाँ, पृष्ठ अभिलंबवत होती है ना, 90 डिग्री से आती हैं, सारी की सारी 90 डिग्री से ले जाती है और आती हैं नेगेटिव की ओर। विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के अंदर से नहीं गुजरती, अर्थात चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। नहीं गुजरती तो जो क्षेत्र है वो शून्य होगा अंदर, चालक के अंदर। प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट होती है, प्रबल में अत्यंत निकट होती है, अर्थात सघन होती हैं ना, इन्हें सघन बोल सकते हैं। तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र में क्या होती है, दूर दूर होती है, अर्थात विरल होती है। अब हम देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र परिणाम और दिशा दोनों समान हो, अर्थात नियत होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। असमान में क्या होता है, दोनों भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र भिन्न भिन्न होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। लेक्चर 11 है डाइपोल फील्ड क्या होती है, द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव। अल्प दूरी पर स्थित समान परिणाम के आवेश जो कि क्या है, विजातीय होते हैं, उन्हीं के निकाय, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिणाम के विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जिस तरह मैंने ये बनाया, एक अक्ष रहता है और एक दूरी को हम 2a बोलते हैं। उदाहरण के लिए N2H2O2 आदि ऐसे अणु होते हैं जिनमें धनावेशों एवं ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं। मतलब कि N2O2 ये सब जो रहते हैं ना, इनके जितने भी ऋणावेश होते हैं या धनावेश होते हैं वो सब मिले हुए होते हैं एक ही केंद्र के अंदर, है ना। तथा आध्रुवीय अणु होते हैं जो विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न नहीं करते हैं, है ना। मतलब कि आध्रुवीय होंगे तो क्या होंगे, विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न नहीं करेंगे, और विद्युत क्षेत्र के होने पर ध्रुवित हो सकते हैं। मतलब अगर विद्युत क्षेत्र हुआ उनके आसपास तो ध्रुवित हो जाते हैं। और इसी की जगह H2 हो गया, HCl हो गया, NH3 आदि ऐसे अणु होते हैं जिनके धनावेशों द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश जो होते हैं वो संपाती नहीं होते। ऋणावेश और धनावेश केंद्र जो होते हैं वो आपस में संपाती नहीं होते, इसी वजह से ये क्या होते हैं, ध्रुवीय रहते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये द्विध्रुव उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। द्विध्रुव समझ में आ गया ना कि उनकी दिशा क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रहती है, और एक इन्हें डाइपोल फील्ड बोलते हैं ना, एक तरह से डाइपोल बन जाता है इनमें। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी आवेश और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, किसी आवेश को हमने ले लिया और उसकी जो लंबाई है पॉजिटिव से नेगेटिव की, मतलब दोनों परिणाम बराबर है ना, तो उनकी जो लंबाई है ना,
उसका जो गुणनफल है और आवेश और उसकी लंबाई का, तो क्या होता है, उसी को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि +q और -q आवेशों से निर्मित विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी 2a हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिणाम क्या होगा, P = q गुणा में 2a, है ना। और इसको 2q भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में भी होता है ये P वेक्टर 2qa और P हमने कैप ले लिया, ठीक है, दिशा के लिए। तो जहाँ P कैप है और P वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है, इस प्रकार विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश, जो मैंने पहले ही बताई थी, ऋणावेश से धनावेश, मैंने गलत बोला, हाँ, ऋणावेश से धनावेश होती है और द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है, अक्ष की अनुदिश होती है, ठीक है ना। और मात्रक इसका एसआई में कूलाम मीटर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यों एक आवेश लिया हमने और दूरी ली है तो मीटर हो जाएगी, कूलाम मीटर। तो P = q गुणा में 2a से हम क्या निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा हमारा, हमें पता है जो गुलाम होता है धारा गुणा समय, तो वो हो जाएगा 80 और a हमारी क्या है, लंबाई, मतलब उस मीटर है, तो m0L/T/a हो जाएगा इसका हमारा विमीय सूत्र। तो इस प्रकार हमने अभी इतनी चीज़ें देखी हैं।